तो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल जीनियस मैथमेटिक्स क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लासेस जो है फिजिक्स की वो स्टार्ट हो चुकी है ना। और यदि आप इस लेक्चर को देखने के लिए आए हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप दो पिछले लेक्चर्स कवर कर चुके होंगे, है ना। और यदि आपने अभी तक उस दो लेक्चर्स को पूरा नहीं किया है तो जस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दिया गया है ना। तो पहले जाकर के आप वो दोनों लेक्चर पूरा कीजिए ताकि आगे की चीजें आपको कंटिन्यूटी से अच्छे तरीके से समझ आ सके, है ना। और ये जो टाइमिंग है ना 5 से 6, ये आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि उस तरीके से चीजों को आसान तरीके से बताकर हर चीज को क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है ना। तो पिछले क्लासेस के अकॉर्डिंग जो चीजें थी वो तकरीबन प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, ये सारी चीजें हो चुकी थी, है ना। इसमें क्या करते हैं, जो पिछले क्लास में जो चीजें आपको बताई गई थी उसको एक बार और हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स को आसानी से पढ़ते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मुझे जैसा कि याद है जो टॉपिक था ना कल का, वो स्टार्ट मैंने यहां से की थी। कहां से? तो पारदर्शी पदार्थ से। नहीं, बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने बताया था अपारदर्शी पदार्थ। चलिए, पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। फिर अपारदर्शी पदार्थ, क्या बताया था मैंने? अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। तीसरा जो मैंने बताया था वो बताया था अर्धपारदर्शी, अर्धपारदर्शी या पारभासी, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पारभासी, ठीक है। चलिए, इसको पहले हम देख लेते हैं एक्चुअल में क्या बताया गया था इसमें। अब तो मैंने जो पारदर्शी दिख रहा है ना, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वैसे पदार्थ होते हैं, है ना, जिनसे हमें चीजें क्लियरली दिख जाती है, जिनसे आर पार की चीजें हमें क्लियरली दिख जाती है ना। जैसे हमारा चश्मा हो गया, है ना, कोई सा भी ग्लास हो गया, कोई कांच हो गया, एक पानी हो गया, है ना। और दूसरी चीज ये भी कि इन सब से क्या होती है, प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार निकल जाती है। तो वही चीज है ना, आर पार निकल जाती है तभी तो चीजें हमें क्लियरली दिख पाती है ना। और जो दूसरी चीजें था इसमें, ये अर्ध पारदर्शी वाला, सॉरी अपारदर्शी वाला, इसमें क्या था कि प्रकाश का कण उसको क्रॉस नहीं कर पाता था। जब क्रॉस कर ही नहीं पाएगा तो क्या हमको वो चीजें क्लियरली दिख पाएगी? नहीं दिख पाएगी, है ना। तो दूसरे वाली चीजों में ये ध्यान रखना है अपारदर्शी में, इसमें क्या होता था, ये वैसे पदार्थ होते थे जिनसे चीजें क्लियरली नहीं दिख पाती थी, है ना। अर्ध पारदर्शी में पदार्थ के, अर्ध पारदर्शी पदार्थ जो, इसमें क्या होता था कि प्रकाश के कुछ ही कण बाहर निकल पाते, है ना, कुछ ही कण उसको आर पार करके बाहर जा पाती थी। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ ही भाग हमको दिख पाता और बाकी भाग नहीं दिख पाता। कह सकते हैं कि जो पदार्थ इसमें हमें दिखेगा वो कैसा दिखेगा, तो वो धुंधला सा दिखेगा, ठीक है। हम्म इसमें क्या होता था, इसमें क्लियरली, है ना, साफ साफ, एकदम साफ साफ दिखता था, यही ना, दिखता था। और इसमें नहीं दिखता था, नहीं दिखता था। और इसमें थोड़ा बहुत या आधा कह सकते हैं ना, थोड़ा बहुत दिखता था, थोड़ा बहुत दिखता था। यही सब चीजें हम पिछले क्लास में क्लियर किए थे, है ना। उसके बाद क्या था ना, प्रकाश का परावर्तन बताए थे, है ना। उसके बेस पे जो नियम बनती है वो सारी चीजें बताए थे, है ना। उसमें क्या था, बहुत बेसिक सी चीजें थी कि एक प्रकाश का एक परावर्तक सतह ऐसा होता था, है ना। क्या होता था? तो परावर्तक सतह होता था ऐसा, परावर्तक सतह, है ना, बिल्कुल। अब इसमें क्या है कि कोई प्रकाश की किरणें ऐसे आई, है ना। अब जो प्रकाश की किरणें इस परावर्तक सतह से टकरा रही होती है ना, इसका नाम हम क्या दिए थे? इसका हम नाम दिए थे आपतित किरण। क्या नाम दिए थे हम? तो आपतित किरण, है ना, आपतित किरण।
और जो प्रकाश की किरणें इस परावर्तक सतह से टकरा कर इसी माध्यम में लौट जाती है ना, इसको हम नाम दिए थे परावर्तित किरण। क्या नाम दिए थे? परावर्तित किरण। ठीक है ना? और ये जो बिंदु दिख रहा है, क्या मतलब? मतलब ये कि जिस बिंदु पे ये आपतित किरण टकराई है या टकराती है, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु नाम दे रहे थे। क्या नाम दे रहे थे हम? आपतन बिंदु। यही था। और जो आपतन बिंदु पे एक हम लंब खींचे थे इस तरीके से जो लंब खींचे थे उसे हम क्या कह रहे थे? उसे हम अभिलंब कह रहे थे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जो आपतित किरण और अभिलंब दिख रहा है ना, इसके बीच जो कोण बन रहा था, इसको हम कोण आई कह रहे थे। मतलब कोण आई मतलब आपतन कोण कह रहे थे। क्या कह रहे थे हम? आपतन कोण, है ना? और इधर जो बनता है वो बनता है कोण आर। तो क्या मतलब? मतलब परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। कल की क्लास से तो टोटली इसी पे बेस्ड थी। कल की क्लास से जो थी टोटली इसी पे तो बेस्ड थी। मैंने हर तरीके से किस किस मतलब कौन कौन सा पॉइंट इसमें है उसके बारे में डिस्कस किया था, और उसके बाद बताया था कि इसमें दो नियम होते हैं, है ना? पहला नियम कहता है प्रकाश के परावर्तन का कि जो हमारा आपतित किरण है ना, फिर जो परावर्तित किरण है, और एक जो अभिलंब है, वो तीनों कहाँ पे स्थित होता है? तो वो तीनों एक ही समतल में, एक ही तल पे स्थित होते हैं, है ना? दूसरा नियम कह रहा था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो। ठीक है? तो इतनी सारी चीजें हम कल की क्लासेस में पूरा किए थे। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो अब मेन चीज क्या है, अब हम जैसे कि प्रकाश का परावर्तन पढ़े, तो ये जरूरी नहीं है कि जो परावर्तन की क्रिया हो ना हमेशा एक समतल सरफेस पे हो, हमेशा। ये जरूरी नहीं है कि परावर्तन की जो क्रिया होगी ना हमेशा एक समतल सतह पे ही हो। ठीक है? कभी कभी उर्दू जैसे उबड़ खाबड़ समझते हैं ना, उबड़ खाबड़ वैसे भूमि पे भी हो सकती है परावर्तन, है कि नहीं? ठीक है? तो इस तरीके से परावर्तन को ना दो प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। ठीक है? अब देखिए, पहला जो है ना, वो हो जाएगा आपका नियमित परावर्तन। क्या हो जाएगा? नियमित परावर्तन। ठीक है? और जो दूसरा हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका अनियमित परावर्तन। कैसा? अनियमित। अनियमित परावर्तन। क्लियर? तो अब हम इसको क्या करते हैं ना, समझते हैं कि ये नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन क्या होता है। परावर्तन से हमें चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रकाश की किरणें परावर्तित ही होंगी, और मेन चीज यहाँ पे इफेक्ट करेगा वो सतह, वो सरफेस क्या रहने वाला है। ठीक है ना? चलिए, इसमें बेसिक चीजें इतनी होगी कि एक समतल सतह होंगी, है ना? इसमें किस वाले में? नियमित परिवर्तन वाले। ठीक है? तो ये सतह होगी समतल, और इसमें क्या होगा कि जो प्रकाश की किरणें इस तरीके से आएंगी, है ना? तो इस तरीके से टकराएंगी, कहीं ना कहीं टकरा करके वापस जाएंगी, है ना? फिर दूसरी प्रकाश की किरणें इस तरीके से आई और इस तरीके से चली गई, है ना? इस तरीके से। फिर तीसरी प्रकाश की किरणें भी इसी तरीके से आई और इस तरीके से चली गई, चौथी भी इसी तरीके से आएगी और इसी तरीके से चली जाएगी। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब प्रकाश की किरणें ना किसी समतल सतह पे पड़ती है ना, तो वह नियमित रूप से परावर्तित होती है। नियमित रूप से परावर्तित होती है ना? जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पे पड़ती है, तो वह नियमित रूप से क्या होती है? परावर्तित होती है। तो उस परावर्तन को हम कहते हैं नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं हम? नियमित परावर्तन। ठीक है? देखिए, इस तरीके से आई प्रकाश की किरणें, ऐसे, है ना? और यहाँ पे सभी टकराई और नियमित तरीके से इधर चली गई। ठीक है? ये क्या है? परावर्तक सतह है, बट समतल सतह वाली। फिर जस्ट हम इधर देखते हैं अनियमित प्रवर्तन। इसमें क्या होता है? इसमें जो सतह होता है ना, वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा।
कुछ इस तरीके का, उबड़ खाबड़ या रूखरी सतह कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण यहाँ पे आया ना, ये हो सकता है इधर परावर्तित हो जाए। ठीक है, कोई प्रकाश की किरण आया, हो सकता है यहाँ पे तो ये ऐसे चला जाए, है ना, हो सकता है कोई और भी प्रकाश की किरण इधर आया और फिर ये भी इधर भाग गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हो ये रहा है कि नियमित तरीके से परावर्तित नहीं हो पा रही है। ठीक है, एक सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे प्रकाश की जो किरणें हैं ना, वो परावर्तित नहीं हो पा रही है। क्या हम यही ना देख पा रहे हैं दोनों में डिफरेंस? ये फिगर और ये फिगर बिल्कुल क्लियर कर दे रहा है चीजों को, है ना, कि इसमें क्या होता है ना, प्रकाश की किरण जब समतल सतह से टकराती है तो परावर्तित एक नियमित रूप से होती है, लेकिन जब वही प्रकाश की किरणें को किसी रूखरी सतह या ऊपर खबर वाली सतह पे परावर्तित किया जाता है, ऊपर खबर वाली सतह पे डाला जाता है, तो वो क्या होती है, एक नियमित रूप से परावर्तित नहीं होती है ना, एक सिस्टमैटिक तरीके से परावर्तित नहीं हो पाती है। तो वही परावर्तित जो होता है, वही परावर्तन अनियमित परावर्तन होता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो इसका डेफिनेशन भी लिखना जरूरी है। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें 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 किसी समतल सतह, कहां पे, तो किसी समतल सतह, किसी समतल सतह से टकराकर टकराकर जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर नियमित रूप से परावर्तित हो, टकराकर किस रूप से, नियमित रूप से, नियमित रूप से परावर्तित हो, परावर्तित हो, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो उसे तो उसे नियमित परावर्तन, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फेयर में भी हमें क्या करना है, इसी तरीके से सेम चीजें, परिवर्तन के प्रकार, फिर नियमित परिवर्तन लिख लेना, उसके नीचे अनियमित परिवर्तन लिख लेना है, फिगर डेफिनेशन लिखने के बाद फिगर हमें इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, और नीचे एक चीज लिखना है कि क्या है, नियमित परिवर्तन है ना, तो यहाँ पे लिखना है हमें नियमित परिवर्तन। ठीक है, नियमित परिवर्तन। ठीक है, चलिए, इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर नियमित रूप से परावर्तित हो, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। अब देखिए, अब ये क्या कहता है ना, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, सतह कैसा है, रूखड़ी है या उबड़ खाबड़ वाली सतह है। ठीक है ना। तो जब जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किरणें किसी रूखड़ी, किसी किसी रूखड़ी या उबड़ खाबड़, ठीक है ना, मैं नॉर्मली भाषा का यूज कर देता हूँ, है ना, उबड़ खाबड़, जब प्रकाश की किरणें किसी की रूखड़ी या उबड़ खाबड़ सतह वाली, है ना, सतहों वाली, नहीं, रूखड़ी या उबड़ खाबड़ सतहों से टकराकर टकराकर अनियमित रूप से, टकराकर टकराकर अनियमित रूप से, नियमित रूप से परावर्तित हो, तो उसे हम कौन सा परावर्तन कहेंगे, तो उसे हम अनियमित परावर्तन कहेंगे। ठीक है, तो उसे
अनियमित उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? मैंने क्या कहा कि जब प्रकाश की किरणें किसी रूखी या उबड़ खाबड़ वाली सतहों से टकराकर अनियमित रूप से परावर्तित हो तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। और हो सके तो यहाँ उबड़ खाबड़ वाली एक लिख लेना बहुत जरूरी है ना, या उबड़ खाबड़, है ना, वाली उबड़ खाबड़ वाली सतहों से टकराकर अनियमित रूप से परावर्तित हो तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। कोई समस्या इसमें नहीं। सतह कैसा रहना चाहिए? उबड़ खाबड़ वाली। क्लियर है? और इसमें सतह एक समतल रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। और अब तक की सबसे जो बेहतरीन टॉपिक में से अब होने वाला है एक्चुअल में प्रतिबिंब क्या है ना, इमेज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, है कि नहीं। चलिए आपसे एक बात पूछता हूँ मैं, क्या आप लोग आईना के सामने खड़े हो करके कभी गौर किया है आपकी ही शक्ल का हूबहू इंसान आईना का अंदर कौन होता है? गौर किया है कभी? एकदम आपके ही आकार का, आपकी ही साइज का, है ना, जस्ट आपके ही जैसा। आईने के उस पार कौन रहता है? तो कोई नहीं रहता, जस्ट आपकी इमेज बन रही होती है, आपकी प्रतिबिंब बन रही होती है ना। वो घर का कोई आईना हो गोदरेज वाला, वो आईना, है ना, या छोटा सा आईना वो हो गया, या बाइक हो गया, है ना, कोई सा भी शीशा है उसमें भी। तो आपका मेन चीज क्या है ना, जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले, है ना, कि प्रतिबिंब क्या है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, जैसे पानी पानी में भी अपनी परछाई देखते हैं, उसमें भी हमारी शक्ल दिखती है ना, वो भी प्रतिबिंब ही बन रही है वहां पे, है कि नहीं। बिल्कुल। अब देखिए, आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं सिनेमा हॉल गए होंगे, है ना, वहां मूवी देखी होगी। तो उस मूवी को किस तरीके से पर्दे पे उतारा जाता है, या गांव घर में जब भी कोई फंक्शन होता है ना, तो वहां पे क्या होता है, लोग पर्दा चलाते हैं, है ना, पर्दा चलाते हैं। उसमें क्या होता है, तो उसमें उस पर्दे पे फिल्म को दिखाया जाता है ना, वहां भी क्या हो रहा है, प्रतिबिंब ही बन रहा है कि नहीं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें डेफिनेशन मैंने आपको बताए हैं, चीजें बताई है, वो क्या हो रहा है वहां पे प्रतिबिंब ही बन रहा है। वो अलग बात है कि वो प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है या वास्तविक वाला बन रहा है कि नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो पीछे हम क्या है ना, प्रतिबिंब का डेफिनेशन लिख रखे हैं। चलिए पहले इसको देखते हैं, उसके बाद हम चीजों को समझते हैं एक्चुअल में काल्पनिक कब बन जाएगा और वास्तविक वाला कब बनेगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम क्या लिखे ना, किसी भी वस्तु के किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। क्या मतलब है इसका? मतलब कुछ नहीं है, मतलब बस इतना ध्यान रखना है कि कोई वस्तु हो सकती है ना। अब इस वस्तु, चलिए मैं एक मानता हूँ ये मार्कर है, ये एक आईना के सामने जस्ट ऐसे रखा गया है ना। तो इस आईना जैसे ये मार्कर है, तो इसके किसी भी बिंदु से प्रकाश की किरणें जाकर इस दर्पण से टकराएगी, है ना। टकराने के बाद जो इसका इमेज बनेगा ना दर्पण की दूसरी ओर, वही इसका क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा, है ना। बस सिंपल सी चीजें हैं, है कि नहीं है। चलिए इसको हम ग्राफ की मदद से क्या करते हैं, समझते हैं, डायग्राम की मदद से। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं इसमें, सबसे पहले एक इमेज बनाने वाले हैं, ये इस तरीके का, ठीक है। ऐसा मानते हैं ये क्या है, एक दर्पण है। क्या है ये, एक दर्पण है। और किस प्रकार का दर्पण है इसके बारे में आगे चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी हमें क्या है, प्रतिबिंब को समझना है, इसलिए मानना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ का जस्ट जो एक पॉइंट है ना, ये इस तरीके से ऐसे होती है। इसका जो पॉइंट है वो P कहलाता है, इसका जो एक पॉइंट है वो हमारा F कहलाता है, और इसका जो पॉइंट वो हमें C कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि कोई वस्तु है जो यहाँ पे रखा गया है इस तरीके से, है ना, रखा गया, जिसका आकार ए बी है। तो ए बी क्या है, कोई वस्तु है, मैंने वही लिखा है, किसी वस्तु के, है ना। अब क्या है, वस्तु तो मैंने मान लिया। अब इस वस्तु के किसी भी बिंदु से, चलिए मैं मानता हूं इस बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन अपवर्तन के बाद कह रहा है ना, तो ये प्रकाश की किरणें सबसे पहले कहाँ टकराएगी, इस दर्पण में टकराएगी,
और इस दर्पण में टकराने के बाद इस फोकस से होकर के ऐसे गुजर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, ये तो एक किरणें निकली, टकरा करके वापस आ गई नीचे, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा ना, जो दूसरी किरण है यहाँ पे इसी वस्तु से ऐसे करके निकलेंगी, ऐसे, और ये क्या करेगी, ये इस सी से, ये इस सी से होते हुए इस दर्पण में टकराएगी, और टकराने के बाद फिर से वापस चली जाएगी, है ना, ये चीज है। तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद क्या आप कहीं पे ये दोनों बिंदु मिलती हुई दिखलाई पड़ रही है, या कहीं से आती हुई दिखलाई पड़ रही है? तो देखिए कहीं से आती हुई तो नहीं, लेकिन हमें एक जगह ऐसा दिख रहा है जहां पे दोनों बिंदु क्या हो रही है, मिल रही है, और वास्तव में मिल रही है। वो पॉइंट है यहाँ पे, ये है ना। तो ये जो यहाँ पे इसके और इसके बीच का जो जगह है ना, यही हमारा क्या बनेगा, ए डैश और बी डैश। तो यही इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हर चीजें हैं। एक वस्तु थी, इससे निकलने वाले किसी भी बिंदु से प्रकाश की किरणें निकली, है ना, जो यहाँ से परावर्तित थी और ये यहाँ से परावर्तित होकर वापस चली गई। तो परावर्तन के बाद किस बिंदु पे मिली है, यहाँ पे मिली है ना, है कि नहीं है। तो इस बिंदु पे जो मिली है ना, यही क्या बनता है, यही इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए, ये तो पहला सिचुएशन। अब दूसरे सिचुएशन की बात करते हैं हम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेम दर्पण मानेंगे ऐसे, है ना। कौन सा वाला, ये वाला दर्पण। अब जस्ट इसके मीडिएटर पॉइंट यहाँ से एक रेखा ऐसी जाएंगी, इसको हम P कह रहे थे, इसको हम F कह रहे थे, और इसको हम C कह रहे थे, है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं ना, जो वस्तु का जगह है ना, वो हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब हम वस्तु को यहाँ पे मान लेते हैं, कोई समस्या है नहीं इसमें, यहाँ पे मान लेंगे, है ना। तो इस वस्तु से प्रकाश की किरणें ऐसे जाएगी, इस दर्पण से टकराएगी, और टकरा करके फिर ऐसे चली आएगी। क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए, इसी वस्तु से प्रकाश की किरण क्या होगी, फिर निकलेंगी और ऐसे जाएगी, और ऐसे टकरा कर इस दर्पण से वापस ऐसे होते हुए सी से गुजरती हुई चली जाएगी, है ना। तो इसमें हमें कोई चीज दिखलाई पड़ नहीं रही है कि कहाँ पे बिंदु कट रही है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा चीजों को लेकर के काल्पनिक तरीके से। तो इस रेखा को हम इधर बढ़ाएंगे, है ना। और काल्पनिक दृष्टि से भी हम देखें ना, तो ये रेखा कहीं न कहीं ऐसी दिखाई पड़ेंगी हमें, है ना। ये रेखा ऐसी दिखाई पड़ेगी, मतलब इस बिंदु पे कटती हुई दिखलाई पड़ेगी। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो इमेज बन रहा है ना, कटा कहाँ पे, कटाने बिंदु कहाँ पे, यहाँ पे। तो इमेज जो बन रहा है यहीं पे ना, तो ए डैश बी डैश, यही इसका क्या है, प्रतिबिंब है ना। वस्तु यहाँ पे ये है ए और बी, इसका प्रतिबिंब दर्पण के उधर बना है, कहाँ, ए डैश और बी डैश, ठीक है। और इस वाले सिचुएशन में भी वही चीजें है, यहाँ पे ए बी वस्तु है, और यहाँ पे ए डैश बी डैश क्या बना है, उसका प्रतिबिंब बना है, उसका फोटो बना है, उसका इमेज बना है, ठीक है। तो प्रतिबिंब तो यही है। अब हम यहाँ एक चीज सोचने वाली है कि इस सिचुएशन में ना, जो प्रतिबिंब बनी है वो नीचे की ओर क्यों बनी है, मतलब उल्टा क्यों बनी है, और उस सिचुएशन में जो प्रतिबिंब बनी है वो सीधा क्यों बनी है, ठीक है। अच्छा, चलिए बताते हैं आप। अब ये जो है ना, जो प्रतिबिंब उल्टा बनी है, एक्चुअल में ये है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। क्या है, ये है हमारा एक्चुअल में वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। तो इसमें क्या है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना, इसमें पहली पॉइंट ये होती है कि जो प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा बनेगा कैसा, उल्टा, हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। और दूसरी चीज है कि इसे ना हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्या मतलब इसका, अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी गांव में कुछ भी फंक्शन होता है तो लोग क्या कहते हैं कि आज हम गांव में क्या करेंगे,
पर्दा चलाएंगे, है ना, तो वहां पे क्या हो रहा होता है, वहां पे क्या हो रहा होता है ना, कोई दीवार हो गया, कोई पर्दा हो गया, उस पे क्या किया जाता है, कोई मूवी को एक लाइट की मदद से वहां पे दिखाया जाता है ना, तो एक्चुअल में उसका फिगर जो है कहीं ना कहीं उस दीवार पे या उस पर्दे पे दिखाया जाता है कि नहीं है, तो हमें वास्तव में वहां दिख रही होती है चीजें, है ना, तो पर्दा पर क्या हो रही है, फिगर उतर रहा है कि नहीं, बिल्कुल, ये सब सिनेमा देखना, ये सब क्या है, तो उस समय वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना। यही से मैंने यहाँ पे लिखा है कि पर्दे पर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, किसको, वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। और यदि हम काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें तो सोचिए आप, जो आप जैसे घर में कोई गोदरेज हो गया, कोई भी चीजें हैं, है ना, तो उसमें जो आईना लगा हुआ होता है, क्या उसमें आप अपनी फोटो देख करके क्या उसको आप उस तरीके से पर्दे पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस तरीके से एक मूवी को रिप्रेजेंट किया गया था, नहीं कर सकते, है ना। आपकी जो परछाई या आपकी जो इमेज एक पानी में दिखती है ना, क्या उसको आप पर्दे पे उतार सकते हैं, नहीं उतार सकते, है कि नहीं। हाँ, एक कांच में जो आपकी फिगर दिख रही होती है, क्या उसको आप पर्दे पे उतार सकते हैं, नहीं उतार सकते, सिंपल सी चीजें हैं। तो वही चीजें इधर है, यहाँ पे हमें ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि ये किरणें ना यहाँ से निकल करके आ रही है, ठीक है। हाँ, तो ये जो है ना, ये है काल्पनिक प्रतिबिंब, कैसी, तो काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसी को हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। इसमें 2 पॉइंट लिखने वाली यही थी कि पहले ये कि जो प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब जो इमेज बनेगी इसमें वो कैसी रहेगी, तो सीधी रहेगी, जो कि हमें यहाँ पे आसानी से दिख पा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज है कि इसे हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्लियर है। तो इसके साथ साथ हमें एक डेफिनेशन की भी जरूरत पड़ेगी, एक बेहतरीन डेफिनेशन की, ताकि चीजों को हम लिख सके आसानी से एग्जाम में, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, इसके डेफिनेशन को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, और यहाँ पे दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। तो यहाँ पे ये आएगा कि किसी वस्तु के किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है ना, वो बिंदु उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे इसमें हम, ये चीजों को साफ कर देते नहीं, ठीक है ना। किसी किसी वस्तु, किसी वस्तु के किसी बिंदु, किसी बिंदु से आ रही, किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें, किरणें परावर्तन के बाद, कब, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर वास्तव में, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, मिलती है, वह बिंदु, वह बिंदु उस वस्तु का, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। उस वस्तु का क्या कहलाता है, तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यही चीजें तो मैं लिखा रहा हूं तब से, मतलब यही चीजें तो बता रहा हूं तब से, किसी वस्तु से
तो किसी वस्तु के किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है ना, वह बिंदु उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मिल रही है ना, इस बिंदु पे एग्जैक्टली मिल रही है। तो कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। और नोट देकर के यहाँ दो चीजें और भी लिखनी है। नोट पहला ये कि ये जो प्रतिबिंब होता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, क्या वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कैसा? हमेशा उल्टा होता है। ठीक है। दूसरी पॉइंट ये कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, है ना। कहाँ? तो पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है अच्छे से। चलिए अब आ जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब की ओर, है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी, है ना। तो किसी वस्तु के, है ना, किसी वस्तु के किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से, है ना, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब, क्या तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। क्लियर है चीजें? तो इस फिगर में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? यही है ना, किसी वस्तु के किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे ये दोनों जो प्रकाश की किरणें हैं उनको यहाँ से आती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कहीं ना कहीं आ रहा है। तो इसी पॉइंट पे ये जो बना है ना प्रतिबिंब, उसी को तो हम काल्पनिक प्रतिबिंब नाम दे रहे हैं, है ना। बिल्कुल। चलिए अब यहाँ पे भी नोट देकर के दो चीजें हमें लिखनी बहुत ही जरूरी है। पहला ये कि काल्पनिक प्रतिबिंब, क्या तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है। दूसरी चीजें, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और इस टॉपिक्स के बारे में हम जस्ट कुछ देर पहले चर्चा कर चुके हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना।
कि किस तरीके से जो एक सिनेमा दिखाने वाला होता है उसे हम पर्दे पे देख सकते हैं। बट वही चीज़ जब बात आती है हमारे घर में कोई सा भी शीशा है, उस पे जो हमारी इमेज बन रही है सेम टू सेम डिट्टो, उसको हम यदि पर्दे पे उतारने की बात करते हैं तो संभव नहीं हो पाती है कि नहीं है? बिल्कुल। तो आज की टॉपिक्स में कुछ खास चीज़ें नहीं थी, प्रतिबिंब थी, उसके प्रकार था और साथ-साथ उसके पहले हम नियमित और अनियमित परिवर्तन की बात की, है ना? तो मुझे ना ऐसा लगता है कि ये टॉपिक्स कुछ खास नहीं रही है ना? और आपको क्लियरली ये चीज़ समझ में आई होगी। तो जाते-जाते एक चीज़ और बहुत ही विशेष, है ना? कि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन होता है, क्या होता है? जो हमारे पास चलिए मोबाइल फ़ोन जो होता है ना? मोबाइल फ़ोन, तो इससे जो आप फ़ोटो क्लिक करते हो, तो वो किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है? अपने मोबाइल में आप लोग जो फ़ोटो क्लिक करते हो, वो किस प्रकार का प्रतिबिंब उसमें होता है? काल्पनिक वाला या वास्तविक वाला, है ना? ठीक है। तो इस चीज़ को क्या है ना, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है ना? जैसा कि पिछले क्वेश्चन जो मैंने दिया था ना, उसका भी कमेंट बॉक्स में कुछ जवाब आए थे जो बहुत ही अच्छे थे, है ना? तो इसका भी कमेंट बॉक्स में हमें इसका जवाब चाहिए, है ना? और साथ ही साथ जो टाइमिंग है वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, 3 से 6 और क्लास आपको अटेंड करना ही करना है ना? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए आराम से। जय हिंद, जय भारत।